कह सकते हैं कि इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी कमीशन को। और 1964 के अंदर ये कमीशन बना था। 1966 में इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी थी, इसलिए इस कमीशन को 1964-66 कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। इसको साथ में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कह सकते हैं कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन था, कह सकते हैं कि इस कमीशन ने शिक्षा के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा था जिसके बारे में इसने सजेशन नहीं दी थी। इस कमीशन ने कह सकते हैं कि जो स्कूली एजुकेशन थे उसके बारे में भी अपनी सुझाव प्रस्तुत किए थे। साथ में कह सकते हैं कि इसने जो विश्वविद्यालय होता था उसके बारे में भी अपनी सजेशन दी थी। साथ में जो विद्यालय लेवल होता है उसके ऊपर भी इसने अपनी सजेशन को प्रस्तुत किया था। तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं था अछूता जिसके बारे में कोठारी कमीशन ने सुझाव नहीं दिया था। शिक्षा से संबंधित ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जिसके बारे में कोठारी कमीशन ने अपने जो सजेशन है वो भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं की थी। 1964 में कह सकते हैं कि भारत की जो केंद्रीय सरकार थी उसने इस कमीशन को बनाया था। जैसे कि स्लाइड में सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नए आकार में नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था कि जो स्कूली शिक्षा है उस प्रणाली को नया आकार में नई दिशा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ये इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था कि स्कूली शिक्षा प्रणाली होती है उसके बारे में अपनी जितनी सजेशन दे, उसको नया आकार दे, उसको एक नई दिशा प्रदान करे। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो कोठारी कमीशन है, डॉक्टर कोठारी कह सकते हैं कि दौलत सिंह कोठारी इस कमीशन के अध्यक्ष होते थे इस आयोग के, और उसी के नाम पे इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया। तो डॉक्टर कोठारी दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होते थे, जिसे यूजीसी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग में भारतीय शिक्षा स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की थी। इस जो कमीशन ने क्या किया था, सबसे पहले भारतीय जो स्कूली शिक्षा थी उसकी बारे में गहन समीक्षा की थी, डीप स्टडी की थी। और भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है कि जो इस टाइम पे इनका जो स्टडी था वो आज के टाइम में भी कह सकते हैं कि एजुकेशन के बारे में एक अच्छी गाइडलाइन साबित हो रहा है। डॉक्टर कोठारी जो आयोग थे उसके अध्यक्ष थे और जेपी नायर आयोग के संयुक्त अध्यक्ष थे। आयोग में टोटल सदस्यों की बात करते हैं तो टोटल 17 सदस्य थे, छह जिसमें से विदेशी मूल के सदस्य थे, भारतीय नहीं थे। कह सकते हैं कि फॉरेनर थे, विदेशी थे। अब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विज्ञान नीति बनाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग दिया था, स्लाइड को एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जो उस टाइम होते थे जवाहरलाल नेहरू को विज्ञान नीति बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया था उसमें डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का नाम प्रमुख होता था, होमी भाभा का नाम प्रमुख होता था, डॉक्टर मेघनाथ शाह का नाम प्रमुख होता था, और सीवी रमन जो थे उस टाइम में उनका भी नाम प्रमुख था, जो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि विज्ञान नीति के बारे में जानकारी देते थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। 1961 में कह सकते हैं यूजीसी के अध्यक्ष बने थे और 10 साल तक इस पद के ऊपर कार्यरत रहे थे। और कोठारी आयोग की यदि डेट की बात करें तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 23 जून 1966 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। 23 जून 1966 के अंदर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी, जिसके अंदर टोटल 23 भाग प्रकाशित थे कि इन्होंने अपनी सजेशन के 23 भागों के अंदर प्रस्तुति दी थी। टोटल उस सजेशन को 23 भागों में डिवाइडेशन किया था। उसके बाद में जो कोठारी आयोग है वो आंतरिक परिवर्तन क्या हुआ था
कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आंतरिक परिवर्तन की बात करते हैं तो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। इस आयोग ने क्या कहा था कि जितना भी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो समान होना चाहिए, जिसके जरिए क्या होगा, बालक और बालिकाओं को, लड़के और लड़कियों को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। दोनों के लिए यदि इक्वल सिलेबस होता है तो वहां पर कह सकते हैं कि दोनों में असमानताएं हैं वो दूर हो जाती है। और इस आयोग ने कहा था कि जो भी करिकुलम बनाए स्कूलों के अंदर वो ऐसा होना चाहिए जो लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर उपलब्ध करवाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए कि टोटल जितने भी वहां पर कह सकते हैं कि उस टाइम में माध्यमिक जितने भी स्कूल थे उनमें से 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल के अंदर परिवर्तित कर देना चाहिए और उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें। कि उच्च माध्यमिक कह सकते हैं कि जो माध्यमिक स्कूलों का डिवाइडेशन हुआ था दो प्रकार से इन्होंने किया था। एक कह सकते हैं निम्न माध्यमिक स्कूल होते थे, एक उच्च माध्यमिक स्कूल होते थे। जो निम्न माध्यमिक स्कूल होते थे वहां पर 25% व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित करना चाहिए उन स्कूलों को, और जो हायर माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो स्कूल होते थे वहां पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध उसी स्कूल के अंदर होना चाहिए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में प्राइमरी स्कूलों के अंदर कंपलसरी हो जानी चाहिए। और माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल के ऊपर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज होती है उसके बारे में शिक्षण को जितना ज्यादा टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्थानीय जो भाषा है वहाँ की उसी के अंदर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। उसके बाद में कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की शैक्षिक परिषद का सदस्य था। कि कोठारी आयोग था वो क्या था, जो फ्रांस देश है, जापान है, ब्रिटेन, अमेरिका और जो रूस है वहाँ की जो एजुकेशन परिषद होती है उसका सदस्य रहा था। भारत में शैक्षिक मॉडल कि शिक्षा से संबंधित जो मॉडल बनता है बनाने के लिए आयोग ने जिन 3 चीजों पर जोर दिया था वे ये चीजें थी कि इंडिया के अंदर हमें एजुकेशन को बेटर बनाना है तो उसके लिए हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा। और मॉडल के लिए उन्होंने 3 चीजें कंपलसरी बनाई थी इस जिससे शिक्षा के अंदर सुधार किया जा सकता है। वो था कि एक तो आंतरिक परिवर्तन है वो होना चाहिए, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए और शैक्षिक सुविधाएं जितनी होती हैं उनका सबसे ज्यादा विस्तार होना चाहिए। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र भी दिया था। 3 भाषा जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो इसी आयोग ने दिया था। और मातृभाषा होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश भाषाएं हैं वो बच्चे को सिखानी चाहिए। पहले कह सकते हैं डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव भी कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन ने दिया था कि 15 से 30 वर्ष के जो अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय में व्यवस्था हो और विद्यालय समय के बाद या समय से पहले उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय के समय में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने सजेशन दी थी कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए कि पूर्व प्राथमिक एजुकेशन होनी चाहिए जिसके लिए 1 से लेकर 3 साल की व्यवस्था वहां पर शिक्षा की होनी चाहिए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाना चाहिए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, क्योंकि पहले कह सकते हैं कि 1964-66 से पहले विषय का विभाजन था वो कक्षा 9 में ही हो जाता था। उसके बाद में इन्होंने गाइडलाइन दिया था कि जो एजुकेशन का विभाजन है, बच्चे अपने विषय का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वहां पर बच्चों के सिलेक्शन के लिए 10वीं के बाद की व्यवस्था होनी चाहिए, 10वीं तक सामान्य एजुकेशन है वो देनी चाहिए। उसके बाद में शैक्षिक ढांचे को इन्होंने 10+2+3 का फार्मूला दिया था कि शैक्षिक ढांचा है वो पूरे ऑल इंडिया स्तर के ऊपर 10+2+3 में व्यवस्थित होना चाहिए। यहाँ पर 10 कह सकते हैं कि हमारी 10th तक की एजुकेशन जो कंपलसरी होती है, उसके बाद में +2 की एजुकेशन और उसमें 3 साल की ग्रेजुएशन, इन्होंने ये व्यवस्था प्रतिपादित की थी। माध्यमिक विद्यालय है वो इन्होंने बताए थे कि 2 प्रकार के होने चाहिए, एक जूनियर माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए। और वहां पर क्या होना चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए तथा स्नातक जो ग्रेजुएशन तक की स्नातक
तक की शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की थी कि टीचर की आर्थिक कंडीशन है वो और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, सामाजिक कंडीशन है उसकी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, और व्यावसायिक जो उसकी कंडीशन है उसमें को भी सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक हम टीचर को बेटर सुविधाएं नहीं देंगे, इतने वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में कह सकते हैं कुछ ना कुछ उसको दिक्कत या परेशानियां होती रहती है। विज्ञान की शिक्षा स्कूल से शुरू होनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि विज्ञान की जो एजुकेशन है वो स्कूल से ही स्टार्टिंग हो जानी चाहिए, और विश्वविद्यालय स्तर पर जब बच्चा जाता है तो उस शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बच्चे को सबसे ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। कोठारी कमीशन की क्या क्या देन थी उसके अंदर कह सकते हैं कि जो बाद में कोठारी कमीशन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भी बनी थी, जो कोठारी कमीशन की देन मानी जाती है। यदि इसके अंदर मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँ कि कोठारी कमीशन के बारे में, तो कह सकता हूँ कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या और अनदर गाइडलाइन दी थी वो बता देता हूँ वर्बली से। कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन के बारे में एक लाइन सबसे प्रमुख है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। तो ये बात सबसे पहले कोठारी कमीशन ने कही थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, डीएस कोठारी ने कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण है वो जो उसकी कक्षाएं हैं वहां पर हो रहा है। तो ये बात कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में जो इनके जो सुझाव बताए हैं आपको शुरू से वो बता देता हूँ कि इनका एक संरचना से संबंधित सुझाव था, कक्षा विद्यालय की संरचना से संबंधित, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो पूर्व प्राथमिक एजुकेशन है वो 3 साल की, 1 से 3 साल की होनी चाहिए। निम्न प्राथमिक कह सकते हैं, इन्होंने बताया था कि 4 और 5 साल में निम्न प्राथमिक एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए। उच्च प्राथमिक एजुकेशन की बात इन्होंने कही थी कि 4 वर्ष की अवधि तक उच्च प्राथमिक जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बच्चे को देनी चाहिए। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा इन्होंने बताई थी 2 साल की होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा इन्होंने 2 साल की बताई थी कि माध्यमिक शिक्षा प्राइमरी के बाद में माध्यमिक शिक्षा कह सकते हैं कि 2 साल की होनी चाहिए। और उच्च माध्यमिक शिक्षा जिसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो कह सकते हैं 2 साल की होनी चाहिए। स्नातक एजुकेशन जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं वो इन्होंने बताया था 3 साल की होनी चाहिए। उसके बाद में प्रास्नातक के लिए इन्होंने 2 से 3 वर्ष का टाइम डिसाइड किया था, जिसको हम एमफिल वगैरह कह देते हैं। उसके लिए इन्होंने 2 या 3 वर्ष का जो कार्यक्रम है वो सुचारू करने की बात कही थी। और उसके बाद में जो रिसर्च का वर्क था, अनुसंधान, या कोई स्टूडेंट पीएचडी करते हैं तो पीएचडी की अवधि इन्होंने 2 से 3 वर्ष के लिए बताई थी। और इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि प्राथमिक व जो माध्यमिक एजुकेशन होनी चाहिए वो टोटल 10 साल की होनी चाहिए, जिसको हम कंपलसरी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। व्यावसायिक एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा था कि जो व्यावसायिक एजुकेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा या डिग्री जो हम करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, तो वो 3 साल की होनी चाहिए। उसके बाद में इसने प्रशासन संबंधी भी कुछ सुझाव दिए थे। प्रशासन से संबंधित इनके सुझाव थे कि टीचर है वो अनुभवी होना चाहिए सबसे पहले, कि स्कूलों के अंदर हम किसी भी टीचर की नियुक्ति करते हैं तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा इन्होंने बताया था कि जो प्रमोशन और ट्रांसफर संबंधित कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, कि प्रोफेशन जो कह सकते हैं कि प्रमोशन सिस्टम है वो ज्यादा होना चाहिए, ट्रांसफर का सिस्टम भी कह सकते हैं कि स्थानांतरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। साथ में इन्होंने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिक अधिकार प्रदान करने चाहिए, जिसको इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, CABE के नाम से। उसके बारे में इन्होंने कहा था कि उसको और अधिक अधिकार प्रदान करने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय महत्व देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए। साथ में इन्होंने कह सकते हैं कि वित्त संबंधी सुझाव भी दिए थे कि पैसे से संबंधित, इनके लेन देन से संबंधित, वित्त से संबंधित कुछ सुझाव थे, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। केंद्रीय सरकार को अपना जो टोटल उसका सालाना खर्च होता है उसका कह सकते हैं कि 6% हिस्सा है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की सलाह वो कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन ने दी थी। उसके बाद में शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए, और जो राजकोष होता है उसके अंदर व्यावसायिक बनाने के लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए।
प्रांतीय स्तर को भी अपनी आय का ज्यादा हिस्सा शिक्षा में निवेश करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि पंचायत भी अपनी आय का कुछ ना कुछ हिस्सा है वो शिक्षा के ऊपर निवेश उसको जरूर करना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। मूल्यांकन के बारे में इन्होंने कुछ सजेशन दी थी कि जो मूल्यांकन होते हैं, एवल्यूशन हम करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था है वो होनी चाहिए जितनी ज्यादा हो सके। तो मूल्यांकन के लिए कह सकते हैं इन्होंने आंतरिक स्तर के मूल्यांकन की बात की थी। उसके बाद में दूसरा इन्होंने बताया था कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं होती है, MCQ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन की जो परीक्षाएं होती है, कम अंकों की होती है, तो उन परीक्षाओं का संचालन है वो करना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि कक्षा 10 के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करना चाहिए जिसको हम बोर्ड की परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो 10वीं के बाद में कह सकते हैं बोर्ड की जो परीक्षा संचालित करने का सजेशन है, सुझाव है, वो कोठारी कमीशन ने दिया था। उसके बाद में बोर्ड की जो परीक्षा है वो ग्रेड प्रणाली के आधार पर आधारित तो होनी चाहिए, कि वहां पर भी इन्होंने भी यही कहा था कि जैसे कि 1952-53 का कमीशन था, तो उसके अंदर भी यही कहा गया था कि जो मूल्यांकन है वो ग्रेडिंग के ऊपर होना चाहिए, और इनकी भी सजेशन, कोठारी आयोग की सजेशन भी मूल्यांकन के लिए कह सकते हैं कि ग्रेड प्रणाली के ऊपर आधारित थी। माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, कि जो मौखिक परीक्षाएं होती है, लिखित परीक्षा के साथ साथ इन्होंने कहा था कि जो सेकेंडरी लेवल के ऊपर मौखिक परीक्षाएं उनका आयोजन भी करना चाहिए। साथ में इन्होंने विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग के 1/3 सदस्य कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए, कि विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है जिसको हम UGC कहते हैं, UGC के बारे में इन्होंने कहा था कि 1/3 सदस्य हैं वो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए, चाहे वो वहां पर प्रोफेसर लगे। केंद्र की ओर से भी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, कि जो उच्च अध्ययन के केंद्र होते हैं जो रिसर्च वर्क करते हैं तो उनके लिए आर्थिक सहायता वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु UGC की जो कह सकते हैं कि अनुमति लेना अनिवार्य की बात इन्होंने की थी। आवश्यकता होने पर ही विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, बिना आवश्यकता के किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ये कह सकते हैं इनकी कुछ वर्बली गाइडलाइन थी। उसके बाद में कोठारी आयोग जो कमीशन था उसी की देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी थी। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारत की लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन हिंदी भाषा जैसे 3 शब्द के फार्मूले की सिफारिश को उत्तरी हिंदी राज्यों द्वारा अंग्रेजी घृणा और दक्षिणी राज्यों से हिंदी नफरत के कारण खारिज कर दिया गया था। कि त्रिभाषा जो फार्मूला दिया था उसको क्या है कि जो हमारे उत्तरी जो राज्य होते हैं या दक्षिण के जो राज्य होते हैं वहां पर हिंदी का प्रचलन इतना नहीं होता है, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि इनका जो फार्मूला था, त्रिभाषा फार्मूला था, वो कुछ ना कुछ रद्द हो गया था। त्रिभाषा फार्मूला के बारे में इन्होंने जो कहा था कि बच्चे को प्राथमिक स्तर के ऊपर कह सकते हैं कि मातृभाषा सिखानी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि जब हम सेकेंडरी लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहां पर बच्चे को वहां की क्षेत्रीय भाषा के अंदर एजुकेशन देनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया था कि जब हम अपर डिग्री करवाते हैं तो वहां पर बच्चे को, जब हम अपर डिग्री करवाते हैं तो वहां पर हिंदी और अंग्रेजी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो वहां पर इन्होंने त्रिभाषा फार्मूले को कंपलसरी बताया था। और इसी के बारे में 1968 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके अंदर इस चीज के लिए कह सकते हैं कि जो अन्य राज्य थे, हमारे दक्षिण के राज्य थे, वहां पर हिंदी के नहीं आती है तो हिंदी से वहां पर नफरत होने के कारण, क्योंकि उन लोगों को वहां के एरिया वाले जो निवासी होते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो उसकी वजह से क्या था कि हिंदी को खारिज कर दिया गया था। और वहां पर ये कंडीशन अप्लाई की गई थी कि चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज में वहां पर एजुकेशन दे सकते हो, जिसके अंदर पहला था मातृभाषा, दूसरा वहां की क्षेत्रीय भाषा, तीसरा कहा था उन्होंने अंग्रेजी है, हिंदी के अंदर किसी भी चीज की एजुकेशन है वो किसी भी भाषा में एजुकेशन दी जा सकती है। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की तारीख थी।
यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य इस नीति के द्वारा निर्धारित किया गया था। कि इस नीति ने क्या किया था कि समाज को हमें दक्षता प्रदान करनी है, मजबूती प्रदान करनी है, राष्ट्रीय एकता है उसको स्थापित करना है, समाजवादी समाज की स्थापना है वो अपने को करनी होगी। समाजवादी समाज में कह सकते हैं कि एक ऐसा समाज जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है और समाज के उत्थान के बारे में सोचता है, वो समाजवादी समाज के नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन है उसकी गाइडलाइन कह सकते हैं। सबसे पहले जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी ने कहा था कि बच्चे को जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, ये कह सकते हैं कि कोठारी आयोग ने भी बताया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली थी उसमें भी यही चीज बताई गई थी। शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 जो फार्मूला होता है उसका विकास करना चाहिए। हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास होना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में है हिंदी का विकास है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास है वो भी होना चाहिए कि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, ऐसे अवसर की समानता हर बच्चे को देनी चाहिए। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए। नैतिक व सामाजिक मूल्य के विकास पर है वो ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। नैतिक मूल्य है वो बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकसित करनी चाहिए। जो सामाजिक मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती है, उनका हमें सबसे ज्यादा बच्चे को यही दोनों चीजें नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य है ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सिखाने चाहिए। उसके बाद में त्रिभाषा फार्मूले के बारे में थोड़ा सा बता रखे हैं कि जो त्रिभाषा फार्मूला है वो क्या होता है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहां पर कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती थी वहां पर कह सकते हैं कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये 3 भाषाओं के आधार पर किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के अंदर बच्चे को एजुकेशन दी जा सकती थी। वहां पर मातृभाषा कह सकते हैं कि गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में मातृभाषा है वहां पर मातृभाषा के अंदर एजुकेशन, क्षेत्रीय भाषा के अंदर एजुकेशन होती थी, वरना कह सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा के अंदर एजुकेशन है वो बच्चे को दी जा सकती है। 3 भाषाएं बच्चे को सिखाना जरूरी हो जाता था। उसके बाद में हिंदी भाषा जो क्षेत्र होते थे वहां पर कह सकते हैं हिंदी भाषा के अंदर एजुकेशन दी जाती थी, शिक्षा अंग्रेजी भाषा के अंदर शिक्षा का प्रचलन होता था। और कोई भी आधुनिक भाषा जो या हिंदी या अंग्रेजी से अलग हो उस भाषा के अंदर कह सकते हैं कि एजुकेशन है वो बच्चे को दी जानी चाहिए। वो कोई भी आधुनिक भाषा चाहे अंग्रेजी भी हो सकती है या कह सकते हैं कोई अन्य विदेशी भाषा फ्रेंच वगैरह हुई, या कह सकते हैं कि जैसे कि पंजाबी वगैरह है, उर्दू वगैरह है, उनके अंदर एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। ये ट्रिपल लैंग्वेज जो फार्मूला था वो था। यही कह सकते हैं कि हमारा कोठारी आयोग के बारे में था।